पाकिस्तान ने अपनी सरकारी एयरलाइन पीआईए को बेच दिया है। जी हाँ, भारतीय करेंसी के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये बिक्री सिर्फ 4300 करोड़ रुपए में हुई है। पाकिस्तान के आरिफ हबीब ग्रुप ने इस एयरलाइंस को खरीदा है। पीआईए के पास कुल 32 एयरक्राफ्ट हैं और घाटे में चल रही इस एयरलाइंस को पाकिस्तान लंबे समय से बेचने का प्रयास कर रहा था। सर, पाकिस्तान की एयरलाइंस बिक गई, कितनी बड़ी खबर आप मान रहे हैं और ये सौदा कितना बड़ा है? एयरलाइंस, सरकारी एयरलाइंस पूरी दुनिया में चलती नहीं, बिकती ही हैं। और आईएमएफ के साथ संधियों में ये पहली शर्त होती है कि जो पैसा खाने वाली या जो खर्च बढ़ाने वाली सेवाएं उनको बंद किया जाए। तो पाकिस्तान तो आईएमएफ का सबसे पुराना, सबसे कुख्यात ग्राहक है, 15-16 बार बेल आउट ले चुका है। तो जो ताज़ा बेल आउट था उसमें जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मिली थी आईएमएफ को, उसमें ये शर्त थी कि पूरी तरह से पाकिस्तान की एयरलाइंस को बेच दिया जाए। ज़्यादातर सरकारों को बेचनी पड़ती हैं एयरलाइंस, कुछ ही दुनिया के देश हैं जो सरकारी क्षेत्र में एयरलाइंस चला पा रहे हैं और उनके पास बड़ा पैसा है, जैसे कि आपको मध्य पूर्व के सॉवरेन वेल्थ फंड है। नहीं तो एयरलाइंस का कारोबार सरकारों के लिए नहीं है, घाटे का कारोबार है। तो पीआईए की बिक्री लंबे समय से पेंडिंग थी। आईएमएफ के सामने अगली बैठक में बैठने से पहले पाकिस्तान को इस एयरलाइंस को बेचना था, तो इसे बेचा भी गया है। जो वहीं का एक आरिफ हबीब ग्रुप है उसने इसको खरीदा है, 75% की कंट्रोलिंग स्टेक है। डील करीब $482 मिलियन के आसपास की डील है। पाकिस्तान एयरलाइंस का में खर्चे की कमी और फ्लीट की कमी के कारण इसका विस्तार भी दुनिया के सेक्टर्स में काफ़ी सीमित था। लेकिन एक बड़ी शर्त पूरी हो गई आईएमएफ की पाकिस्तान को और पाकिस्तान इसके बाद इसे इस तरह से इस्तेमाल करेगा कि हमने आईएमएफ की बड़ी शर्त पूरी की और हमें आगे अगली सहायता का अगली ट्रांच, अगली किस्त जारी की जाए। जी, अब सर, पाकिस्तान के लिए अब आईएमएफ की बाकी जो बड़ी शर्तें हैं, अगली शर्तें हैं, वो कौन कौन सी हैं जिसका प्रेशर आपको लगता है कि पाकिस्तान पर अभी भी बना हुआ है? एक बड़ी शर्त विपुल जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस की दरें बढ़ाने का, टैरिफ बढ़ाने का है और जो इनके लॉसेस हैं उसको कम करने का है, जिससे कि जो एनर्जी सेक्टर का लॉस है उसे कम किया जा सके। इसको लेकर पाकिस्तान उलझा हुआ है क्योंकि बिजली दरें और गैस की दरें कैसे बढ़ाई जा सके, हायर टैक्स कलेक्शन कैसे किया जा सके और सब्सिडी को टारगेट बेहतर कैसे किया जा सके। एक और जो बड़ी चीज़ आईएमएफ के पैकेज में है वो स्ट्रांग एंटी करप्शन, ट्रांसपेरेंसी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। करप्शन पाकिस्तान की बड़ी चुनौती है। तो ये वो चुनौतियां हैं जिन पर शायद आईएमएफ की अगली बैठक में सवाल पूछा जाएगा। इस बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जीडीपी ग्रोथ को मापने की नई सीरीज में पहले से ज्यादा डेटा और सर्वे का इस्तेमाल होगा ताकि जीडीपी आंकड़ों की पहले से बेहतर तस्वीर सामने आ सके। नई सीरीज में डबल इन्फ्लेशन व्यवस्था का इस्तेमाल होगा। अभी तक जीडीपी की गणना में सिंगल इन्फ्लेशन व्यवस्था का इस्तेमाल होता है। सर, ये नई जीडीपी सीरीज में किस तरह के बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? अगले साल की ये बड़ी घटना होगी। फरवरी में जो नई सीरीज़ जारी होगी नेशनल अकाउंट्स की 2022-23 वाला जो बेस ईयर है उसके इस्तेमाल के साथ, उस पर तमाम लोगों की निगाहें, भारत के निवेशकों की, बाजार की निगाहें हैं। आधार वर्ष में तो बदलाव होगा ही। संकेत ये है कि कुल विकास दर लगभग वैसी ही रहेगी, लेकिन जो संरचना है जीडीपी की वो बदल जाएगी, जिसमें कि इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर और सेक्टोरल बदलाव बड़े होंगे, जिससे कि भारत की ओवरऑल जो मैक्रो तस्वीर है उसे समझने में शायद बेहतर रूप से मदद मिलेगी। ज़्यादा फोकस इस बार जीडीपी में अनौपचारिक क्षेत्र पर और उद्योगों के आंकड़ों को लेकर है, क्योंकि भारत के जीडीपी को लेकर हमेशा यह शिकायत की जाती थी कि इसमें इनफॉर्मल सेक्टर के डेटा को सही ढंग से, उनके उत्पादन को सही ढंग से नहीं दिखाया जाता। दूसरी शिकायत की जाती थी उपभोक्ताओं को लेकर कि भारत का जो खपत का बदला हुआ स्वरूप है उसे भी जीडीपी सही ढंग से कैप्चर नहीं कर पाता, उसे सही ढंग से दिखा नहीं पाता है, माप नहीं पाता। तो ये दो बड़े बदलाव हैं जो हमें आने वाली जीडीपी की नई सीरीज में दिखाई देंगे। अच्छा सर, डेटा कलेक्ट करने के लिए किस तरह के चेंजेस किए जा रहे हैं? कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं और निवेशकों के लिए, जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर, उन्हें समझना ज़रूरी है कि जो डेटा आमतौर पर आप नहीं ध्यान देते, जो नहीं देखते हैं, वो डेटा भी अब जीडीपी की जो नई गणना है उसमें शामिल होगा। जो नया एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेज, जिसको ASUSE कहते हैं, उसे अब सीधे जीडीपी के आधार में, बेस में फीड कर दिया जाएगा। तो ये डेटा अनौपचारिक क्षेत्र की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, उनके उत्पादन की गतिविधियाँ हैं, उसे जीडीपी में शामिल करेगा। रोजगार और उपभोग के लिए जो PLFS सर्वे है और CES3 की कवरेज और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी ताकि अनौपचारिक इनकम को और नौकरियों को ट्रैक किया जा सके। इसके साथ पहली बार EPFO के रिकॉर्ड, GSTN, UPI का डेटा, ई वे और ई वाहन के
के चालान के डेटा और पीएफएमएस की जो स्ट्रीम है, इनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। रियल टाइम जीएसटीएन डेटा लिया जाएगा जो कि जीएसडीपी के आकलन को, स्टेट्स के लिए का जो जीडीपी है उसके आकलन को बेहतर करेगा, क्योंकि वहाँ एक बड़ा मुश्किल फैक्टर था टैक्स को जीएसडीपी में शामिल कर पाना। इसके अलावा इसमें डबल डिफ्लेशन की तकनीक आएगी, जिसमें कि उत्पादन और इनपुट के डिफ्लेशंस अलग अलग देखे जाएंगे, जिससे कि जो डिस्क्रिपेंसी आती है जीडीपी में, जो असंगतियाँ आती हैं, उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी और बड़े और अनौपचारिक सेवा वाले क्षेत्रों में रियल जीडीपी का आकलन बेहतर हो सकता है।